अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एएस रिव्यूज़ की तरफ से मैं आपका होस्ट हमजा शफकत। आज हम मौजूद हैं एक यंगस्टर के फेवरेट बाइक के साथ, एक सेंसेशन R6 के साथ, जो कि मार्केट का भी सबसे हॉट बाइक है। आइए इसके बारे में जानते हैं हम शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। तो आज हम मौजूद हैं R6 7 जनरेशन के साथ। इसके बाद 8 जनरेशन भी आई है, लेकिन फिर भी 7 जनरेशन एक सेंसेशन है यंगस्टर्स के अंदर। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये 2012 का मॉडल है, ठीक है। ये बहुत फेमस और बहुत रेयर कलर है, ब्लैक, ठीक है। ये बहुत कम मिलता है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ये हमने आपको बता देता हूँ, कनाडा से खुद इंपोर्ट किया था, बहुत शौक के साथ, क्योंकि ये जैसे आपने बताया ये यंगस्टर्स की जो एक हॉट और फेवरेट बाइक है, ऑब्वियसली बात है। उसकी रीज़न ये है कि ये 600 सीसी में सबसे फास्ट बाइक है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाइक शेप वाइज, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, ठीक है, ब्रेकिंग वाइज बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। इस 600 सीसी के अंदर तो आपके पास जिक्सर भी आता है, और इसके अलावा और कौन कौन से बाइक्स इसके अंदर आते हैं? 600 सीसी में आपके पास आता है ZX 6R, जो कि कावासाकी ने बनाया हुआ है। ये यामाहा का R6 आता है और जिक्सर 600 आता है। तो इनमें से मुझे लगता है जिक्सर लोग प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग के लिए, लेकिन मोस्टली तो R6 को प्रेफर करते हैं। जी, उसकी रीज़न ये है कि ये जिक्सर से अग्रेसिव मोटरसाइकिल है, अग्रेसिव है, उससे तेज़ होता है ये, ठीक है। इसीलिए लोग पहले जिक्सर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे तेज़ मोटरसाइकिल है। तो R6 के बारे में आप स्पेसिफिकेशंस कुछ बताना चाहें? इसके अंदर मोड्स हैं कि नहीं हैं, इसकी इंजन, इसके बारे में कुछ और? बेसिकली इसमें पावर मोड्स नहीं होते, ठीक है। ये इसीलिए इसको अग्रेसिव बाइक कहा जाता है कि आप इसकी पावर को ट्यून नहीं कर सकते अपने हिसाब के एज अ बटन, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें इंजन आता है 4 सिलेंडर, ठीक है, जो 16 वेल्व बेस्ड होता है। जो वेल्व जो बने होते हैं वो टाइटेनियम के होते हैं, उनकी कंप्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होते हैं और लाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप मुझे बताना चाहें कि ये आपने इंपोर्ट कब की और आपको मॉडल कौन सा है इसका, और उसके बारे में? ये जो पर्टिकुलर बाइक है ये 2012 का मॉडल है, ठीक है। इंपोर्ट ही हमने 2016-17 में किया था, ठीक है। इसीलिए हमने ये बहुत लंबे अरसे से खुद ही रखा है, क्योंकि बहुत फेवरेट बाइक और बहुत इसको बहुत ढूंढ के ये हमने बाइक को कनाडा से परचेज करवाया था। तो इन R6 को तो जैसे जितना ये एग्रेसिव बाइक है, इसको ड्रैग रेसेस में तो काफ़ी यूज़ किया जाता है। जी जी, 600 कैटेगरी में इसलिए तेज़ कहा जाता है क्योंकि इसका एक वेट भी कम है, ठीक है, और ये एग्रेसिव भी दूसरे 600 सीसी की कैटेगरी से होता है, ठीक है। इसलिए इसको रेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके एरोडायनेमिक्स भी हैं वो आपके ट्रैक के लिए बनाए गए हैं हम इसके। तो अगर आप कंपेयर करें ये 7 जनरेशन है, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आई है R1 की शेप में, जी जी, R6 जो है, उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है उसमें क्या इन्होंने एड ऑन्स किए हैं, और क्या इसके मेरे एड ऑन्स करने चाहिए थे उनको? जो मैं चीज़ इसमें देखता हूँ वो इसमें ABS ब्रेक्स का होना लाजमी था, ठीक है। इधर इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं, ठीक है। ABS जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो फीचर इसमें मिस है, ठीक है, क्योंकि ये 2012 का बाइक है, इसलिए तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के ABS के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो इससे आगे वाली जनरेशन है वो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर और कामयाब है क्योंकि उसमें ABS भी है, ठीक है। उसमें ऑप्शनल क्विक शिफ्टर भी दिया गया है। उसके बाद उसकी शेप बिल्कुल नए वाले R1 जैसी है, ठीक है। उसके बाद जो इसका इंजन है, मेन चीज़ जो इंजन है आपका, जिसने सबसे मेन चीज़ जिसने आपको परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, वो इसका और उस बाइक का एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको कहा जाए कि R6 ये वाला 7 जनरेशन और R6 8 जनरेशन से आप दोनों में से कोई एक चूज़ करें तो कौन सा चूज़ करेंगे? मैं फॉर श्योर ये वाला अपने वाला ही बाइक चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा एक इसके ऊपर एक पैशन और एक मेरा इसके ऊपर वो बनी हुई है, एक माइंडसेट बना हुआ है, तो ये मुझे उससे हर लिहाज से अच्छा लगता है। मैं भी मुझे इसकी आदत हो गई और मैं भी इसमें वो कुछ मैं कह नहीं सकता। अच्छा, तो इसके अगर हम कंफर्ट के ऊपर आते हैं तो 2 सीटर तो ये है,
तो कंफर्ट के लिहाज से ये नॉर्मल राइड्स के ऊपर और ड्रैग्स के ऊपर, ये इसका आप कुछ बताना चाहें कि ड्रैग्स के ऊपर कैसा कंफर्ट है और नॉर्मल रोड्स के ऊपर कैसा कंफर्ट है? नॉर्मल रोड पे इसका जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा स्टिफ है, क्योंकि ये बाइक जो है बेसिकली ड्रैग्स के लिए बना हुआ है। इसकी आप ये देखेंगे सीट जो है वो टिल्ट है, यहाँ से ऊपर है यहाँ से नीचे। इसकी वजह यही है कि ये राइडर को पीछे वाली साइड से सपोर्ट करने के लिए राइडर जब आगे की तरफ मनूवर होता है, ठीक है, इसीलिए इसकी सीटिंग पोस्चर इतना रखा गया है कि ये सिर्फ ड्रैग पर्पज़ के लिए और इसको रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको ड्रैग्स के लिए आप कह सकते हैं कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू सिंपल रोड्स। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो इसकी अगर हम मेंटेनेंस पे आए, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती है? इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, प्लस इसकी मेंटेनेंस कितने टाइम बाद होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? इसकी मेंटेनेंस में आपका 3.5 लीटर इंजन ऑयल आता है, ठीक है। उसके बाद जिसकी कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज़ है, ठीक है। इसका एयर फिल्टर आता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 2500, ऑयल फिल्टर की सॉरी कॉस्ट जो 2500 है। और इसमें अगर रेसिंग एयर फिल्टर डाल दें तो वो लाइफ टाइम होता है जो कि अराउंड 25,000 कॉस्ट करता है। तो अब सबसे बड़ी बात पे आ जाएं, क्योंकि अब देखें मोस्टली जो यंगस्टर्स जो सीखना चाहते हैं बाइक वो 600 सीसी पे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1000 पे जाते हैं, और अगर उन्होंने ऊपर जाना हो तो फिर उससे भी ऊपर। तो अगर 600 के लिए यंगस्टर्स को पहला बाइक R6 रखना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि यंगस्टर को इस बाइक को रखने के लिए सबसे पहले उसका माइंड रीसेट होना चाहिए और उसका एक मैच्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाइक लेते हैं तब आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे होते हैं, क्योंकि जब आप बाइक के ऊपर बैठे होते हैं तो आपके घर वाले आपका पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा स्पीड नहीं देखनी चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी को देखना चाहिए। तो सेफ्टी मेजरमेंट्स आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले सबसे अच्छे हेलमेट्स, सेफ्टी जैकेट्स और सेफ्टी बूट्स और सेफ्टी ग्लव्स का होना लाजमी है, ताकि इंसान खुदा न खासा कहीं भी कोई इंसान को बुरा वक्त आ सकता है, गिर सकता है इंसान, तो कुछ ना कुछ इंसान की बचत हो जाए। हाँ, वो लाइफ सेविंग नहीं होते, लेकिन वो छोटे मोटे इंसिडेंट इंसान को ज़रूर बचा लेते हैं। ठीक है। तो 600 की कैटेगरी के अंदर आप कह रहे हैं जैसे R6 यंगस्टर्स के लिए नहीं है, फॉर स्टार्टअप्स, बट इसके अलावा कौन सा बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा इजी होगा सीखने के लिए यंगस्टर्स के लिए? यंगस्टर के लिए जो सबसे इजी बाइक एज फॉर लर्निंग है ना, और थोड़ा सा कह लें कि फन बाइक, ठीक है, वो जिक्सर 600 ही है। अच्छा। ठीक है, ये उससे एग्रेसिव होता है, ये थोड़ा सा मैच्योर बाइक है। आप उसको क्यों, उसके अंदर मोड्स की वजह से आप कहना चाहते हैं? उसमें मोड और उसका सीटिंग लेवल, सीटिंग पोस्चर जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह का है कि वो थोड़ा सा राइडर फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है। तो शहजाद, इसका टैंक तो अप्रॉक्सीमेटली 17 लीटर्स का है, तो इसकी आप फ्यूल एवरेज के बारे में क्या कहेंगे कि कितनी होनी चाहिए इसकी फ्यूल एवरेज जो होती है वो 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर होती है, ठीक है। ये बस लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाई हुई है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खाते हैं और इस तरह है, इसके लिए पंप खरीदना पड़ेगा। ये लोगों की सिर्फ मिसकंसेप्शन है, ठीक है। लोगों के हाथ पे डिपेंड करता है, जितनी वो रेस देंगे उतनी फ्यूल एवरेज कम होगी। बिल्कुल। जब आप जैसे ही आप 200 प्लस की स्पीड पे जाते हैं तब आपकी फ्यूल एवरेज 10 पे ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर फ्यूल कौन सा डलता है? ऑक्टेन डलता है कितने? जी, हम इसमें हाई ऑक्टेन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्योरीफाइड फ्यूल होता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं, उससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी ऑप्टिमल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो चलें अब इसके लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। इसके स्पेयर पार्ट्स का जो मेन इशू हर चीज़ का होता है, गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, पाकिस्तान के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो स्पेयर पार्ट्स होती है, क्योंकि लगा तो बाइक पाकिस्तान में जाती है। तो इसके स्पेयर पार्ट्स का अगर कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, तो उसके स्पेयर पार्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं या फिर आप अवेलेबल करवाते हैं? जी, हमें स्पेयर पार्ट अवेलेबल पाकिस्तान में भी हर तरह का स्पेयर पार्ट इसका अवेलेबल है, और हमें खुदा न खाता अगर कोई चीज़ मिल जाए या मिस हो जाए, ठीक है, तो वो हम इसकी हर जगह से अवेलेबल करा सकते हैं इन शॉर्ट टाइम पे। तो मतलब इसके स्पेयर पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, और अप्रॉक्सीमेटली स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव तो नहीं है ज़रा? ऑब्वियसली बात है, बाइक इतना एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इसका स्पेयर पार्ट ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, ठीक है। और क्योंकि हमने ये रेप्लिका पार्ट जो चाइना से आते हैं और थाईलैंड आते हैं, हम ये नहीं यूज़ करते, हम हमेशा OEM यानी ओरिजिनल एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरर पार्ट यूज़ करते हैं, यानी ओरिजिनल पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसी बात है, यामाहा से आना होता है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ओरिजिनल पार्ट होता है, वो उसमें फिटमेंट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शहजाद।
जी नाजरीन, तो हम मौजूद थे शहजाद के साथ। उन्होंने हमें सेंसेशन ऑफ अ बाइक के बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस बताई, उसके बारे में बताया कि फ्यूल एवरेज उसकी क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।